डॉक्टर तैमूर हसन ने लिखा है, तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना। नई मंजिलों की तलाश थी सो तू बिछड़ गया, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना। मैं मुकाबले में शरीक था फ़कत इसलिए, कोई आता मुझसे ये पूछता, तेरा क्या बना। जो नसीब से मेरी जंग थी वो तेरी भी थी, मैं तो कामयाब न हो सका, तेरा क्या बना। तुझे देख कर तो मुझे लगा कि खुश है तू, तेरे बोलने से पता चला, तेरा क्या बना। मैं अलग था इसलिए मुझे सज़ा मिली, तू भी दूसरों से था कुछ जुदा, तेरा क्या बना। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात होगी ऑडियो लीक्स पर, काजी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाले जुडिशल कमीशन की। फिर पुलिस को 100 से ज़ायद कौन सी ख़वातीन मतलूब हैं। फिर बात होगी कितने कारकुनों की नज़रबंदी के खात्मे का हुक्मनामा जारी हुआ। फिर बात होगी चीफ जस्टिस ने जो 5 जजेस से मुलाकात की है। फिर बात होगी इमरान खान की सियासी हिकमत अमली और हुकूमत के जवाबी वार की। फिर बात होगी कराची की मेयरशिप की और उसके साथ साथ खत्ते की तब्दील होती सूरत हाल की। तो बात का आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात में मौजूद नहीं थे, यानी जस्टिस आमिर फारूक इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। बकिया 5 जजेस इस में मौजूद थे। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत में मुंतकली समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। अब इस मुलाकात को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 14 बरस बाद पीर को शाहराह दस्तूर पर नई इमारत में मुंतकिल हो जाएगी। अब इस मामले के ऊपर भी बातचीत हुई है। इस्लामाबाद की G10 की इमारत में हाई कोर्ट का आज आखिरी रोज़ है और पीर 22 मई से शाहराह दस्तूर पर नई तामीर शुदा इमारत में केसेस की समाअत होगी। अब इसके ऊपर 5 जजेस से जो मुलाकात हुई है, ये आइंदा के मंजरनामे का पेशखैमा भी साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को हिदायत देती है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दे देते हैं। वो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं तो वहाँ पर 2 जजेस का जो बेंच बनता है वो गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हैं, रिहा करने का हुक्म देते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सी चहमगोइयाँ होती हैं। हुकूमत एक मुकम्मल तहरीक चलाती है, अदलिया के मुखालिफ तहरीक चलाती है और हुकूमत ये कहती है कि हम फैसलों को नहीं मानते। अब इस ज़मन में चीफ जस्टिस ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुलाकात की थी, उनके एजाज़ में एक इशाया दिया था। अब उसके बाद उन्होंने आज 5 जजेस से मुलाकात की है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और ये 3 घंटे तवील होने वाली मुलाकात है। अब इसमें बेशतर उमूर ज़ेर बहस आए हैं। अब इसके बाद वफाकी काबीना और वफाकी इत्तेहादी जमातों में कुछ हलचल पाई जाती है। इसके पैरेलल वफाकी हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा हुकूमत की जानिब से बनाए गए ऑडियो लीक्स के 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे। हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन बना दिया जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा बलोचिस्तान हाई कोर्ट से नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक शामिल होंगे। एक तरफ वफाकी हुकूमत अब ये तासुर देना चाहती है कि हमने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमीशन बनाया है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ऑडियो लीक्स ने इदारे की साख को मुतासर किया है। इस मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय नहीं ली गई। तहकीकाती कमीशन 2017 के एक्ट के तहत बनाया गया। कमीशन कायम करना हुकूमत का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने 2017 के एक्ट के तहत पहले भी कमीशन बनाया है। ये बात की है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। अब इसमें काजी फायज ईसा ही क्यों, ये एक अहम सवाल है। जस्टिस आमिर फारूक ही क्यों, ये भी अहम सवाल है। जस्टिस आमिर फारूक फैसला ये दे चुके थे कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है। काजी फायज ईसा साहब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी गए और ये बेशतर फैसलों में इख्तलाफ राय रखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। वफाकी हुकूमत समझती है कि अगर इन लोगों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए और ये तहकीकात करे अपने साथी जजेस के हवाले से जो ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आई हैं जिसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का तज़किरा हुआ है, दीगर जजेस पे है,
तो वो ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए, और ऑडियो लीक्स वो भी जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मुबैना तौर पर 1,20,00,000 रुपए टिकट दिलवाने के एवज तलब कर रहे हैं, अब उसकी भी तहकीकात होगी। अब ये वफाकी हुकूमत तासुर देना चाहती है कि हम जजेस जो ये फैसला देंगे, ये फैसला उन फैसलों के मुखालिफ होगा, और हमने सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया। मुझे काजी फायज़ ईसा साहब से, मैं इनफरादी तौर पे बात कर रहा हूँ, उनके कुछ इक़दामात के ऊपर, जिस तरह पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाना या कुछ बयानात देना, उस पर एतराज़ात हैं, लेकिन मैं फ़ैसलों के ऊपर एतराज़ात नहीं आयद कर सकता, मैं फ़ैसलों के ऊपर इख्तलाफ राय नहीं रख सकता। एक काज़ी वक्त हो, वो अपने पैराए के अंदर अगर कोई आइन की तशरीह करते हुए फ़ैसला सादिर करता है तो ये तमाम तर इख्तियार उसी के पास मौजूद है, इसकी सज़ा और जज़ा का ताल्लुक़ उसी के साथ मंसूब किया जाएगा। वो अगर फ़ैसला गलत देगा तो एहतसाब बरोज़े महशर उसी से होगा, अगर वो फ़ैसला सही देगा तो तब भी उसी से मुतल्लिक़ होगा। लेकिन यहाँ पे किरदार के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। ऐन मुमकिन है कि काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब या दीगर जो फाजिल जज हैं, वो इस कमीशन में ये फैसला कर दें कि कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं ये सच साबित नहीं हुए, तब वफाकी हुकूमत के पास क्या जवाब होगा। ये भी मुमकिन है कि इनकी तरफ से ये कह दिया जाए कि तहकीकात में ये लोग मुलव्वस पाए गए या इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनमें किसी हद तक सच्चाई है, तो वफाकी हुकूमत उसे एक नैरेटिव बनाएगी। वफाकी हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए, यानी इदारे के अंदर से आप तफरीक पैदा करने का एक तासुर दे रहे हैं। मैं इस बात का हामी नहीं हूं, या मैं इस बात को भी नहीं मानता कि काजी फायज़ ईसा साहब चाह रहे होंगे कि इदारे के अंदर तफरीक हो, नहीं चाह रहे होंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब भी नहीं चाह रहे होंगे, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, वफाकी हुकूमत कर रही है। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के फैसलों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की और इसी नज़रिए में एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की, और अब उसी नए बयानिए का तसलसल ये है कि 3 जजेस के ऊपर ये कमीशन बना दिया गया। अब देखना ये है कि क्या ये 3 जजेस जो हैं ये हामी भर लेते हैं या अलहदगी का कोई जज ऐलान करते हैं। अगर हामी भर लेते हैं तो फिर इसके नताइज क्या निकलते हैं, और इन नताइज को लेके वफाकी हुकूमत क्या नैरेटिव अपनाती है, ये बुनियादी तौर पर एक सवाल है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनके मुताबिक पंजाब भर में 9 मई के 138 मुकदमात में से 500 से ज़ायद ख़वातीन मतलूब हैं। जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद ख़वातीन की खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रियायत का भी फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि फ़ौजी इमलाक पर हमलों में मुलव्वस ख़वातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। फ़ौजी इमलाक पर हमलों में मुलव्वस ख़वातीन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि मतलूब ख़वातीन को मर्द पुलिस एहलकार हिरासत में ले लेंगे। इन मुकदमात में मुलव्वस ख़वातीन की गिरफ्तारी लेडीज़ पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज मुकदमात में शामिल ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने तनसीबात पे हमले किए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रियासत के ख़िलाफ़ जिन्होंने इक़दामात उठाए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिन्होंने इमलाक को नुकसान पहुँचाया गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे हमलों की मजम्मत होनी चाहिए, और ऐसे हमलों की मजम्मत जो है वो बबांगे दोहल होनी चाहिए, ढके छुपे अल्फाज में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे मजम्मत हमलों की बनती है वहाँ पे मजम्मत लड़कियों पे हाथ डालने वाले पुलिस एहलकारों के इक़दामात की भी आपको करना होगी। वो पुलिस एहलकार जिन्होंने दुपट्टा फेंकने वाली को बालों से पकड़ के घसीटा, वो केस भुगत रही है। केस के जो भी मेरिट्स पे फैसले होंगे मैं उस पर नहीं जाता, मैं सिर्फ उस किरदार की बात कर रहा हूं कि लेडीज पुलिस एहलकार की बजाय मर्द एहलकारों ने पकड़ के घसीटा। उस मंजरनामे की भी मजम्मत होनी चाहिए जिसमें एक लड़की को, अपाहज लड़की को व्हील चेयर से नीचे गिराया गया, फिर उसे घसीटा गया और फिर उसे एक बोरी की तरह उठा के कैदियों की वैन में लाद दिया गया। उस मामले की भी आपको मजम्मत करनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार के घर पर छापा मारा गया, उनकी वालिदा पर हाथ उठाया गया, जिस पर अफसोस का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब ने तो किया मगर पंजाब हुकूमत उस पर एक लफ्ज़ ना बोली। आपने उठाना है, आपने गिरफ्तारियां करनी है, कानूनी पैराए के अंदर कीजिए ना।
आप मर्द एहलकारों के जरिए दूसरों पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो किस तरीके से भी आप भी जस्टिफाई कर पाएंगे? जब दूसरे मामले को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो इस मामले को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह भी आईन और कानून की रोशनी में इकदाम उठाए जाने चाहिए थे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने 123 कारकुनान की नजरबंदी खत्म करने का हुक्मनामा जारी किया है। तो क्या ये नजरबंदी के अहकामात जो पहले जारी हुए हुकूमत की जानिब से और अब उसकी मुअत्तली के अहकामात जारी हुए हैं, उस पर हुकूमत अमल दरामद करेगी? तो हमने बेशतर मामलात के ऊपर देखा कि जज आप दीदा हो गए। जजेस ने यहां तक कह दिया कि अब उठाया गया किसी और मामले में या किसी और चक्कर में बाज पुरस होगी, लेकिन उठाए जा रहे हैं। अदालतों के किरदार पे बात करने वाले अपने केसेस के खात्मे को इंसाफ की फतह और दूसरों की महज जमानतों का इंसाफ का मजाक करार देते हैं। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। केसेस चलने हैं तो मेरिट पे चलने चाहिए, बिला तफरीक चलने चाहिए। अभी हालिया एक नैब केस के खात्मे का फैसला हुआ। सुनिए कि उसमें इल्जामात क्या थे। नैब की जानिब से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इन पे जब केस था तो ये अपोजिशन लीडर थे। इन पे 4 इल्जामात आयद किए गए थे। पहला इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने वज़ीर आला की हैसियत से आशियाना स्कीम का प्रोजेक्ट PLDC से LDA को मुंतकिल किया। दूसरा इल्ज़ाम यह था कि LDA से दोबारा PLDC को मुंतकिल करने के गैर कानूनी अहकामात दिए। तीसरा इल्ज़ाम यह था कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पैरागॉन को मुंतकिल करने का हुक्म दिया। पैरागॉन अब किस वफाकी वजीर की सोसाइटी है, वो भी नैब के केस भुगत चुके हैं, ये सबको मालूम है। फिर गैर कानूनी अहकामात के जरिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड में उसे रखा गया। शहबाज शरीफ साहब पर चौथा इल्ज़ाम यह था कि वो गैर कानूनी तौर पर बोर्ड के मामलात में मखल हुए और कानून को बालाए ताक रखते हुए इकदाम किए। उन्होंने 2013 में लतीफ़ सन्स के साथ मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर मनसूख किया। नैब के मुताबिक आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के कोई सबूत अब नहीं मिले। यानी अब जब बरसरे इक़्तिदार हैं, वो खुद वज़ीर आज़म हैं, तो तब ये नैब की जानिब से फैसला जारी हो रहा है कि इस मामले में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीयत का कोई पहलू भी साबित नहीं होता। नैब का कहना है कि बगैर किसी शकूक व शुबहात के ये साबित हो रहा है कि सरकारी खजाने को नुकसान नहीं हुआ। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि कामरान कियानी ने भी सरकार के खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है फवाद हसन फवाद, उन्होंने ठेका दिलवाने के लिए कोई रिश्वत ली। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कीम का मामला कानून के मुताबिक एंटी करप्शन को भिजवाया था। अब नैब ने सिफारिश की है कि एहतसाब अदालत कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ की बर्रियत की दरख्वास्त पर फैसला कर दे। नैब के केसेस पर वज़ीर आज़म की राय और दूसरों पर केसेस पर राय शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ है। बात ये कर लेते हैं सिर्फ नैब के किरदार के ऊपर, फिर दूसरी बात पे आते हैं। नैब का किरदार क्या है? अगर नैब इतने सालों केस चलाने के बाद इस नुक्ते पर पहुंचा है कि यह केस सरासर गलत था, सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर जवाबदही होनी चाहिए मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर जो अजाब मुसल्लत किया गया था उसकी। फवाद हसन फवाद के गिर्द जितना घेरा तंग किया गया था उसकी। फवाद हसन फवाद के आसाब पे आपने जिस हद तक मुश्किलात तारी की थी उसकी। इतना अरसा पाबंदे सलासिल रखा, उसकी जवाबदही होनी चाहिए और वो अय्याम आपको लौटा देने चाहिए, वो हैसियत आपको बहाल करनी चाहिए। वो इतना अरसा उनके माथे के ऊपर जो कलंक रहा है, उस दाग को मिटाने के लिए कोई हीले करने चाहिए। नैब अब तक बताए कितने सरकारी अफराद के ऊपर या कितने सियासी अफराद के ऊपर केसेस हुए और मंतकी अंजाम तक कितने केसेस पहुंचे, कितने लोग मुजरिम करार पाए। यही शहबाज शरीफ साहब ये राय रखते हैं कि कोई दुश्मन को भी नैब के अकूबत खाने में ना लेके जाए, क्योंकि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब इमरान खान साहब के ऊपर नैब का केस बना, उसी केस में गिरफ्तारी अमल में आई, उसी केस में मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा हुई और हमें सानहे से गुजरना पड़ा और उस सानहे का दाग शायद हम बहुत अरसा धो ही ना पाए और उसकी मजम्मतें ही करते रहें। वो केस भी नैब की जानिब से बनाया गया था, लेकिन आपके नज़दीक वो केस ठीक है, आपके नज़दीक आपके मुखालिफ के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपके ऊपर जितने केसेस बने थे उनमें से बर्रियत की दरखास्तें जा रही हैं तो वो आईन और कानून के मुताबिक है। तो नैब से ये सवाल बनता है, वज़ीर आज़म से ये सवाल बनता है कि जब लोग मसनद इक़्तिदार पे होते हैं तो नैब उनके गिर्द घेरा किस हद तक तंग करता है,
कितने लोग पाबंदे सलासिल जाते हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में देखा कि लोग पाबंदे सलासिल गए, लेकिन हमने यह भी देखा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या तो राहें जुदा करने वाले थे या पीटीआई उनसे जान छुड़ाने वाली थी। वो केसेस जो बनते रहे उसके मेरिट्स को भी हम जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बरसर इक़्तिदार बैठी हुई जमात के लोगों के ऊपर से केसेस किस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। केसेस पे राय जो है वो एक होनी चाहिए, रूल सेट करना चाहिए कि जितना एहतसाब हमारा है उतना ही एहतसाब किसी दूसरे का होना चाहिए, जितने मेरिट्स हमारे परखे गए उतने ही किसी और के परखे जाने चाहिए, या जितना रिलीफ हमें मिला है उतना ही रिलीफ किसी और को मिलना चाहिए। सियासी हिकमत अमली की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, दूसरे अराकीन जाएंगे, तो उसके ऊपर जवाब आ चुका है। मैंने कल के व्लॉग में भी उसका तज़किरा किया था कि वफाकी हुकूमत जो है वो इनकार कर देगी, स्पीकर इनकार कर देंगे, जहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके धरना दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पैगाम दे सकते हैं, तो वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को वापस नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत स्पीकर के इख्तियारात का जवाज़ अपनाएगी, ये मैंने कल बात की थी, और आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने वही बयान दे दिया, कहा कि स्पीकर को अदालत डिक्टेट नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ठीक है, अगर पार्लियामेंट के रूल्स हैं, स्पीकर के पास इस्तिस्वाब है, स्पीकर के पास इस्तेहकाक है, तो स्पीकर को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो वो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग जो थी वो भी सही थी, वो फिर अदालत ने आपको रिलीफ दिया था। अगर वो अदालत ने सही फैसला किया था, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया था, पार्लियामेंट के मामलात के अंदर मुदाखलत की गई थी, अगर वो मामला ठीक था तो अब का मामला भी ठीक है। ये दोहरा मायार नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। खान साहब को शायद किसी ने समझा दिया या वो खुद समझ गए हैं कि उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि दूसरे ममालिक को क्या ज़रूरत कि वो पाकिस्तान के हालात को बिगाड़ें, बिगाड़ने वाले ये खुद हैं। तो इसके ऊपर खान साहब पे पहले बहुत सी बातें होती रहीं, खान साहब को समझाया भी जाता रहा कि खान साहब ये जो आपने बैरूनी ममालिक का एक एजेंडा अपनाया कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है, तो ये छोड़िए, अंदरूनी मामलात के ऊपर आप बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन खान साहब ने वो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम धरा। अब रफ्ता 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 खान साहब अपने बयानात के अंदर तब्दीली लेके आए। ये एक मेचोरिटी है। अब अगर इसे यू टर्न कहा जाए, दोगलापन कहा जाए, तो ये एक और राय है, लेकिन ये एक मेचोरिटी है। इस तरह का बयान ही होना चाहिए था, या इस तरह की तर्ज सियासत ही होना चाहिए थी कि आपको खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर किसी मुल्क के साथ बेजा तकरार का मामला नहीं अपनाना चाहिए था। अब खान साहब की एक ऑडियो लीक मंजर आम पे आई है, जिससे हुकूमत ये समझती है कि उनके कारकुनान को बताया जा सकता है कि ये है वो जो कहा करते थे कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, ये है वो जो कहा करते थे कि बैरूनी साजिश हुई, ये है वो जो कहा करते थे कि साइफर आया, मैं पाकिस्तान को बेहतर समत में लेके जाने वाला था, ये है वो जो अब बात कर रहे हैं अमेरिका के लोगों के साथ कि अमेरिका आवाज़ बुलंद करे। ऑडियो लीक में यह है कि अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन से खान साहब ने गुफ्तगू की और कहा कि 99% पाकिस्तान मेरे साथ है। उन्होंने गुफ्तगू में तहरीक अदम एतमाद का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पे डाल दिया। पहले वो तहरीक अदम एतमाद का मलबा अमरीका पे डाल रहे थे, अब हुकूमत बातचीत इस पे ये कर रही है कि अब देखें कि जिन पे मलबा पहले डाला गया था, अब उन्हीं को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि मलबा किस पे मैंने डालना है, या किसने ये कोशिश की थी, या किसने मेरी हुकूमत गिराई थी। उस गुफ्तगू में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, मुझे गोलियां मारी गई और तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पे हो रहा है। उनका कहना था कि चाहता हूं आपकी जानिब से हमारे हक में आवाज़ बुलंद हो, आप अगर अमरीका से हमारे लिए आवाज़ उठाएं तो उसके असरात होंगे। अब ऑडियो लीक में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी हुकूमत मुआशी एतबार से बहुत बेहतर काम कर रही थी, पाकिस्तान की किसी जमहूरी जमात के खिलाफ तारीख में इतना क्रैकडाउन नहीं हुआ। उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी और आइन की सरबलंदी चाहते हैं, इंसानी हुकूक के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए आप आवाज़ उठाएं। अब इस ऑडियो लीक को लेकर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि कारकुनान के अंदर डैमेज होगा, पोर्टफोलियो का, तशख़्ख़ुस का डैमेज होगा, लेकिन बहुत से सिफारतकार ये समझते हैं कि मकबूलियत और स्टंट से हटकर ये एक अच्छा मूव है जो बैनुल अक़वामी सतह पर उन्हें फिर मेन स्ट्रीम पे ले आएगा अगर उधर से आवाज़ उठेगी। लेकिन अगर वो साबिक आर्मी चीफ के अलावा मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियाँ अपनाएंगे तो फिर उनको अपनी ज़ाती फ़ायदा तो हो सकता है,
ज़ाती फ़ायदा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, एक फेम की सतह के ऊपर, लेकिन अपनी पोजीशन को भी वो कमज़ोर सतह पे ले जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और हो सकता है कि मुल्क की पोजीशन भी ख़तरे में चली जाए। इस पर बहुत सोच समझ कर पॉलिसी अपनाना होगी, बहुत सोच समझ कर बातचीत करना होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब इस मामले के ऊपर जब नाजुक दौर से गुजर रही है, जब उनके अपने करीबी लोग उनसे जुदा हो रहे हैं, जिस तरह अजमल वज़ीर भी जुदा हो गए, तर्जुमान रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में, बड़े बड़े नाम अगर जुदा होंगे तो मेरा वही मानना है कि जो कारकुनान है उनको मौका मिलेगा, जो नजरियाती कारकुन है उसको मौका मिलेगा ऊपर आने का, लेकिन उससे वोट बैंक पे कितना फर्क पड़ेगा, इलेक्टेबल्स की सियासत और नजरियाती कारकुनान की सियासत वो कितना तफरीक पैदा कर पाएगी, या एक आम कारकुन जो है उसकी सोच किस हद तक पुख्ता है या किस हद तक तब्दील हो रही है, ये वक्त बताएगा। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि कराची की मेयरशिप जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ मेयर कराची के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। तर्जुमान पीटीआई का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाबी अमल में प्री पोल रैगिंग कर रही है। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सिंध पुलिस के जरिए अगवा कराया जा रहा है। पीपल्स पार्टी 4 बार बल्दियाती इंतखाब से पीछे भागी, अब उजलत में मेयर का इंतखाब कराना चाहती है। बल्दियाती नुमाइंदगान की हलफ बर्दारी से पहले उनको अगवा किया जा रहा है। पीटीआई इस मामले पर अदालत से भी रुजू कर चुकी है। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि मेयर का इंतखाब शफाफ तरीक़ाकार से होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नहीं चाहती कि अवामी मैंडेट कबूल किया जाए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मेयर कराची के ओहदे के लिए मुर्तज़ा वहाब के नाम की मंजूरी दी है। यह भी याद रहे कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात में कुल 246 में से 240 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 98, जमात इस्लामी ने 87, तहरीक-ए-इंसाफ ने 43 नशिस्तें जीती हैं, जबकि नून लीग ने 7, JUI ने 3, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार ने 1-1 नशिस्त जीती है। इसके अलावा 6 यूनियन कमेटीज़ की नशिस्तों पर नताइज का मामला अदालत में सेर समाअत है। अब इस पर कहा जा रहा है कि पीटीआई जिसके साथ जाएगी वो मेयर बना सकती है। पीटीआई अगर जमात इस्लामी के साथ जाने का ऐलान कर रही है तो ये यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे भी बहुत सी खबरें हैं। पीटीआई और जमात इस्लामी के माबैन सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्की सतह पर कुछ मामला डिस्कस हुए हैं, यानी एक तहरीक चलाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए और उस इलेक्शन कैंपेन को एक मूव बनाने के लिए इन दोनों जमातों के माबैन गुफ्तगू हुई। कुछ नज़रियाती इख्तलाफ हैं जो सिराजुल हक साहब को हैं। सिराजुल हक साहब को उस पर राम करने की कोशिश की गई है और सिराजुल हक साहब को ये कहा है कि एक मूव चलाई जा सकती है। अब इस पे ब्लैंकेट भी मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर वो जमात इस्लामी को साथ में लाती है, लेकिन जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़ से कितने इंच पीछे हटेगी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में रखती रही। उनके नज़दीक तो तमाम जमातें जो हैं वो किसी खाते में नहीं है या उन्होंने बैड गवर्नेंस का ही मुजाहरा किया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अगर कराची में ये बड़ा इत्तेहाद बन के सामने आता है तो हो सकता है कि मुल्क की सतह पे एक बेहतर मूव चल सके। उस बेहतर मूव के लिए कल के व्लॉग में जो मैंने तज़किरा किया था कि मफाहमत की पॉलिसी एक तरफ से अपनाए जाने की सूरत हाल है, लेकिन उसे सबूताज करने की भी बैनुल-अक़वामी सतह पे कोशिशें की जा रही हैं। हमारे हमसाया मुल्क से भी उसकी कोशिश की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये पाकिस्तान का केओस और टर्मोइल है जो पॉलिटिकल इधर पैदा हो चुका है। दूसरा बड़ा जो मकसद है उनका जिसको सबूताज करना है उन्होंने जिस मामले को, वो ईरान के साथ पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात है। ईरान के साथ तजारती सतह पे हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी गई है। अब उन मामलात की वफाकी हुकूमत की नफ़ी करनी चाहिए उनके इक़दामात की। अगर वो गलत कर रहे हैं, किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं या आवाम के साथ कोई गलत रवैया अपनाया जा रहा है या आवाम के ऊपर महंगाई के अजाब को मुसल्लत किया जा रहा है तो उसकी नफ़ी की जानी चाहिए, उस पर आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जो इक़दामात मुल्की मफाद में हो उसमें सियासी अना का खौल नहीं अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए, मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। इन मामलात पे पाकिस्तान हाई रिस्क पे है जिस पर तमाम जमातों को कोई ना कोई फैसला करना होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं, रशियन ब्लॉक के साथ जो ताल्लुकात आइंदा बनेंगे, चाइना जो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से गारंटी मांग रहा है कि मिल के गारंटी दें कि सी पैक के मंसूबे को कोई सबूताज नहीं करेगा या इसको फिर से मुअत्तल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। IMF जिन मामलात के ऊपर आपको बात कर रहा है कि आप तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर एक पैगाम देना होगा, सऊदी अरब से जो पैगाम आया या दीगर दोस्त ममालिक से जो पैगाम आ रहे हैं
उन पैगामात की रोशनी में कुछ ममालिक हैं, कुछ कलदम तंजीमें हैं, कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से भी ये जो नफ़रत की हवा इस वक्त फैली हुई है, किसी तरीके से भी ये जो अनारकी की सूरत हाल पैदा होने के दर पे है और फिर हम उससे निकल के आ जाते हैं, ये इसी दिगरगूं सूरत हाल का शिकार पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत रहे। इस पर बहुत समझ बूझ कर फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन वो कदम उठाने के लिए तमाम तर स्टेक होल्डर्स को मिल के इकदाम करना होंगे। किसी एक जहन की इख्तरा या किसी एक की काविश पे ही कुछ नहीं हो सकता। बारहा ये कहा जा रहा है, बारहा इल्तजाएं की जा रही हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।